चलिए बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट, व्हाट दिस चैप्टर मीन, व्हाट दिस स्टेटमेंट शोज। बेटा ये चैप्टर ये बताता है, जैसे मैंने आपको ना एक बैलेंस शीट बनानी, ऑब्वियसली आपको पता ही है बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। हम लोगों ने बैलेंस शीट को कंपैरेटिव स्टेटमेंट में, कॉमन साइड स्टेटमेंट में हमने सीखा। फर्स्ट चैप्टर तो था ही प्रॉपर बैलेंस शीट, है ना, डिफरेंट टर्म्स को कहां दिखाते हैं। मान लो बच्चों मैं आपसे बोलता हूं कि आपने एक बैलेंस शीट बनाई, आपने एक बैलेंस शीट बनाई बच्चों, और ये है सर वो बैलेंस शीट, ये है सर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर ऊपर आपकी इक्विटीज एंड लायबिलिटीज जो है वो है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास एसेट साइड है। सबको पता है बेटा बैलेंस शीट दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एसेट साइड है। अब एसेट साइड के अंदर क्या है सर, एसेट साइड के अंदर सर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स है बच्चों। करंट एसेट्स में आपके पास कैश है, कैश, कैश करंट एसेट है। अब ये जो कैश है ना, ये आपका, ये मान लो कंपैरेटिव बैलेंस शीट आपको दे रखी है, ये पहले वाला ईयर आपका प्री करंट ईयर होता है। सपोज ये आपका ईयर 2020 है और ये 19 है, तो 2019 में आपके पास कैश की जो पोजीशन है वो है 50,000, और 2020 में जो कैश की पोजीशन है वो है 75,000। सिर्फ कैश नहीं, मैं कैश इक्विवेलेंट्स की बात भी कर रहा हूं, अभी बताता हूं इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। इक्विवेलेंट्स 5,000 थे, अभी 2,000 है। तो अगर मैं टोटलिटी में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के सम के बारे में बात करूं, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का सम 2019 में 55,000 था, जो कि 2020 में 77,000 हो चुका है। और इसमें 22,000 का प्लस आया है, राइज आया है, चेंज आया है। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट, जैसा कि चैप्टर का नाम ही बता रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हमने इस बात पे फोकस करना है, इसके रीजंस पे फोकस करना है कि सर ये 22,000 का जो चेंज है इसके रीजंस क्या है, इसके रीजंस क्या है। जरा एक बार बताओ तो सही, ये 22,000 रुपए का बदलाव कैसे आया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। जहां 2019 में ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 55,000 के थे, वहां 2020 में ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 77,000 हो गए। ये 22,000 रुपए के चेंज का क्या चक्कर है, ये बदलाव क्यों आया है। आ रही है बच्चों बात समझ में। अगर मैं इसके रीजंस ढूंढूं और मैं बताऊं कि हाँ भाई बदलाव के क्या कारण है, तो बेटा हम कौन से चैप्टर में डील कर रहे हैं, फिर हम डील कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है, एक ऐसी स्टेटमेंट है जो इस रीजंस पे डिस्कशन करती है कि व्हाई देयर इज अ चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बच्चों मैं जरूरी ये नहीं कह रहा कि 55,000 से ये 77,000 यानी 77,000 ही हुआ होगा, नहीं भाई नहीं, जरूरी नहीं है। हो सकता है डिक्रीज हुआ हो, यानी 55,000 रुपीज 2019 का बैलेंस हो और क्लोजिंग बैलेंस 2020 में ये आ गया हो आपके पास 50,000 रुपए, तो 5,000 रुपए का फॉल हुआ है वहां पे। तो चाहे वो फॉल हुआ है, चाहे वो राइज हुआ है, भाई वो कुछ भी हुआ है, अगर हम उसके रीजंस को डिस्कशन कर रहे हैं तो इसका मतलब वो हम कौन सी स्टेटमेंट हमें बनानी पड़ेगी, उन रीजंस को ढूंढने के लिए हमें स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो इट इज ए स्टेटमेंट which deals
with the reasons of the difference between cash and cash equivalents. This is the statement known as cash flow statement. ठीक है बच्चों, पहली बात मुद्दे की जो है वो हमारी समझ में आ गई कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का मेन मतलब क्या है, मेन मुद्दा क्या है। ये था हमारा मेन पॉइंट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है बच्चों, चलिए अगली बात सीखते हैं। ये आ गई सर, आइए ये देखो, दिस स्टेटमेंट शोज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब सर कैश इक्विवेलेंट्स के बारे में आपने नहीं बताया मेरे को अभी तक। आओ बच्चों मैं बताता हूं। देखो एक तो मतलब है कैश, कैश व्हाट इज कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। देखो कैश का मतलब तो यही हो गया। कैश इक्विवेलेंट्स क्या बच्चों, जो कैश तो नहीं है पर कैश के तरह ही है, कैश की तरह ही है, जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे करंट इन्वेस्टमेंट। बच्चों ये कैश तो नहीं है पर कैश ही है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिसको आप मार्केट में इजीली बेच सकते हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो छोटे समय के लिए आपने इन्वेस्टमेंट्स करके आप जब चाहो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेच सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। करंट इन्वेस्टमेंट भी कुछ इस तरह की ही होती हैं जो इजीली कैश में कन्वर्टेबल है। तो इसका मतलब कैश अगर पूछता है आपसे तो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक है। कैश इक्विवेलेंट्स अगर आपसे पूछता है तो दैट इज नॉट एग्जैक्टली कैश but almost cash, can be converted into cash very soon, very quickly. That is known to be as cash and cash equivalents. And this cash flow statements deal with the reasons why there is a difference in the opening balance of cash and cash equivalents and the closing balance of cash and cash equivalents. What are the differences for this? And for the difference between these two, there are three kind of activities which are known as: one, operating activities; two, investing activities; and third one is known to be as what? फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ध्यान से समझें बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूं इस चैप्टर में इतनी सी भी बात क्रैमिंग पे नहीं है। जो भी बात है वो लॉजिकल है, वो रीजंस के साथ है, वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के साथ है। और इस चैप्टर के अंदर हमने वो लॉजिक्स को समझे बगैर अगर हम इस चैप्टर को बढ़े आगे बढ़ते चलें तो हमें बहुत रटना पड़ेगा। और रट्टे का मतलब होता है आज कर लिया कल भूल गए, और लॉजिक का मतलब होता है एक बार ध्यान से समझ लिया और वो बस याद रहेगा, फिर हमारे को हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो लॉजिक्स पे ध्यान देना। पैसे का आना जाना, कैश फ्लो मींस पैसे का आना जाना, पैसा ही नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का आना जाना, आना जाना दोनों बातें। उस आने और जाने में तीन एक्टिविटीज यूज होती हैं बच्चों: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पैसा आता भी है जाता भी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में भी पैसा आता भी है जाता भी है, और फाइनेंशियल एक्टिविटीज में भी बच्चों पैसा आता भी है और जाता भी है। सबसे पहले बात करेंगे किसी बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है। तो पहले मैं ये बता दूं बिजनेस ही कितनी तरह के होते हैं। देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे ब्रॉडली बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि बिजनेस जो है आप कह सकते हो, देखो किसी का बिजनेस कैसे कैसे तरह का हो सकता है। सोचो, आप सोचो, बिजनेस हो सकता है सर किसी का मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है सर, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो सकता है। बिजनेस हो सकता है किसी का यानी कंपनी, मैं कंपनी की बात कर रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो सकती है, हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती है जी? इनपुट्स को आउटपुट्स में बदलती है ना। किसी का मैन्युफैक्चरिंग का काम हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है। प्रोड्यूसिंग कंपनी होती है, इनपुट को आउटपुट में बदलती है। कंपनी हो सकती है, ट्रेडिंग भी हो सकती है वैसे तो, ट्रेडिंग, लेकिन ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा मैं बात करूंगा नहीं। ट्रेडिंग का क्या करेंगे? ट्रेडर कौन होता है सर? ट्रेडर वो होता है जो फिनिश्ड गुड्स को खरीदता है और फिनिश्ड गुड्स को एज इट इज बेच देता है, बीच में अपना कमीशन ऐड ऑन करके। ट्रेडिंग कंपनीज भी होती है। चलो मैन्युफैक्चरिंग की बात करो, मैन्युफैक्चरिंग हो गई। दूसरी बच्चों कंपनीज और कैसी होती हैं? फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, फाइनेंशियल कंपनी होती है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जांपल ले लो पहले। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लाइक रिलायंस,
रिलायंस का बहुत कुछ आता है जी, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लाइक रिलायंस। अच्छा, फाइनेंशियल कंपनी और भी ले लो, टाटा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लाइक टाटा, ठीक है, बहुत कुछ आता है टाटा का भी। टाटा का नमक खाते हो भाई तुम, टाटा की गाड़ी भी होती है, टाटा का नमक होता है, टाटा की घड़ी होती है, टाटा का पता नहीं बहुत कुछ होता है टाटा का, है ना। तो टाटा इज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। फाइनेंशियल कंपनी, हाँ बच्चों, कोई नाम एग्जांपल देगा फाइनेंशियल कंपनी, किसी को बताओ, बताओ भाई बताओ, थोड़ा दिमाग तुम भी लगाओ, ठीक है ना। देखते हैं तुम्हारी जनरल नॉलेज भी चेक कर लेते हैं। हाँ जी बच्चों बताइए, फाइनेंशियल कंपनी का नाम कोई बताए जो फाइनेंस में डील करती है, पैसों में डील करती है, पैसों का आना जाना, फाइनेंशियल कंपनी। हाँ जी बोलो बच्चों, किसी को पता फाइनेंशियल कंपनी? अरे कमाल कर रहे हो, बीएससी पढ़ते हो भाई तुम, बिजनेस स्टडीज पढ़ते हो तुम लोग। हाँ तन्नू कह रही है बैंक, बेटे बैंक में भी नाम बता ना तन्नू, तभी कंपनी का नाम तो तभी बनेगा ना। फाइनेंशियल कंपनी लाइक बैंक, तो कौन सा बैंक? कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, अब बैंक तो कोई भी ले लो। हाँ, जैसे एचडीएफसी, बिल्कुल, एचडीएफसी सर कंपनी है, एचडीएफसी बैंक, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक, है ना, कंपनियां है सर। कौन सी कंपनियां हैं? फाइनेंशियल कंपनी। अच्छा जी, तीसरी तरह की कंपनी हो सकती है बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, कंपनीज। हाँ बच्चों, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का किसी को कोई नाम याद आ रहा हो? सोचो सोचो बताओ, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बता सकते हो बच्चों, ऐसे नहीं, बताया करो साथ साथ। व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी? कोई आसपास का कोई एग्जांपल लेके बताओ कि सर ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हमारे को पता है। हाँ जी, मन्नत बताओ बेटा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का नाम बताओ। सर नहीं पता। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी नहीं पता ना बेटे, पता होना चाहिए, बीएसटी पढ़ते हो तुम। और राधिका कह रही है अंबुजा सीमेंट, नहीं बेटे नहीं, अंबुजा सीमेंट इज नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। अंबुजा सीमेंट बेटा कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है? अंबुजा सीमेंट जो कंपनी है वो क्या लेती है, वो इनपुट लेती है और इनपुट को सीमेंट में बदलती है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो सीमेंट मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। अमन कह रहा है रिलायंस, अच्छा जी रिलायंस हो सकती है, कुछ इंफ्रा में डील कर सकती है, लेकिन और सिंपल लो ना यार, और सिंपल लो ना। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी भाई तुम एक चीज बताओ, लार्सन एंड टूब्रो, लार्सन, बेटे जियो कहां से होगी? जियो तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी थोड़ी है बेटा, जियो तो आपकी कम्युनिकेशन सर्विसेज देती है, रिलायंस जियो। इधर सुनो मेरी बात सुनो, लार्सन एंड टूब्रो, एलएनटी, अगर तुमने नाम नहीं सुना तो मैं बता दूं, पानीपत का फ्लाईओवर इन्होंने बनाया है, लार्सन एंड टूब्रो ने, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। ऐसे ही अब मैं जो नाम लेने वाला हूं वो नाम तो आपने पक्का सुना ही है बेटे, अंसल, एल्डिगो, कंपनियां ही तो है बेटा, और कौन है? कंपनियां ही है। ये कौन सी कंपनीज हैं? ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है। ये कंपनीज वो हैं बेटा जो बिल्डर्स हैं, समझ रहे हो, ये भी कंपनियां हैं। इसका मतलब कंपनीज में अगर मैं डिवाइड करूं तो टोटल मिला के मैंने यहां 3 तरह के पार्टीशन बना दिया, अगर मैं ट्रेडिंग ना जोड़ूं तो। मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हो सकती है। ओके सर, बढ़ते हैं आगे। जब मैं साइलेंट क्वेश्चन रखूंगा, मतलब मैं सिंपल बात करूंगा, तो इसका मतलब मैं बात कर रहा होऊंगा हमेशा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पे, वो कंपनीज जो इनपुट को आउटपुट में बदलती है, ठीक है, जो इनपुट को आउटपुट में बदलती है। इसमें इसमें सभी तरह की बेटा इनपुट से आउटपुट आ गई, आप कुछ भी लगा लो। पेन बनाने वाली कंपनी सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, रॉ मटेरियल से पेन बनाती है वो, ठीक है। ये शर्ट बनाने वाली कंपनी सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कॉटन खरीदती है शर्ट बना देती है, कपड़ा खरीदती है शर्ट बना देती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। स्पेक्स, ये स्पेक्स बनाने वाली कंपनी, चश्मा बनाने वाली कंपनी सर ये भी तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और क्या है, ये इनपुट को आउटपुट बदल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। तो जब मैं किसी और की बात नहीं करूंगा बेटा तो मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूंगा, ये मान के चले हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं उस केस में। तो हमें आज बात करनी है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे। ये वो एक्टिविटीज हैं
जो किसी बिजनेस की मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज है। मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग मतलब क्या? मतलब ये कि ये वो कंपनीज हैं, ये वो एक्टिविटीज हैं जिन एक्टिविटीज के थ्रू किसी कंपनी का मेन इनफ्लो और मेन आउटफ्लो होता है। जैसे मैं अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, कौन सी कंपनी की बात करें? बोलो बेटा, तुम्हारे दिमाग में इमेज बनना चाहिए। जैसे 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 मॉन्टे कार्लो ले लो, सबको पता है क्लोथ बनाने वाली कंपनी है, वुलन क्लोथ बनाती है मॉन्टे कार्लो, ठीक है। एलन सोली ले लो, ठीक है, ये सभी गारमेंट्स की कंपनीज हैं, रेडीमेड गारमेंट्स में डील करती हैं। इन कंपनीज के बारे में बात करते हैं बेटा। इन कंपनीज, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, क्योंकि इन कंपनीज का मेन इनफ्लो और मेन आउटफ्लो, देखो जब मैं बात करता हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो मैं करता हूं प्रिंसिपल यानी मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज के बारे में, यानी जिस चीज का इनका बिजनेस है। तो इनकी मेन इनकम कहां से आएगी? कैश सेल्स। सोचो आप बेटा, सोचो। यस, मेन इनकम तो यहीं से आएगी, नगद बेचेंगे तो। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, उधार में माल बेचा होगा तो डेटर क्रिएट हो गए। अब वो डेटर आपको क्या दे रहे हैं साहब? सर जी पैसे दे रहे हैं, मेन रेवेन्यू आ रहा है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। और पैसा कहां से आ रहा है? कमीशन से आ रहा है, रॉयल्टी से आ रहा है, फी से आ रहा है, यहां से कैश रिसीव हो रहा है, मेन पैसा आ रहा है। पैसा कहां जा रहा है? इनका मेन खर्चा क्या होता है? इनका मेन बिजनेस का मेन मॉड्यूल क्या है? मेन एक्सपेंस क्या है बिजनेस के? कैश परचेजेस मेन एक्सपेंस है। पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लाइक, कैसी कैसी? हम वेजेस पे कर रहे हैं, हम सैलरी पे कर रहे हैं, हम ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस बेयर कर रहे हैं। ये बेटा एक बिजनेस को चलाने के मेन खर्चे हैं। वेजेस, सैलरीज, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ये मेन एक्सपेंसेस हैं किसी बिजनेस के। ऑपरेटिंग आउटफ्लोज हैं ये क्या है? ऑपरेटिंग आउटफ्लोज। एक बिजनेस में मेन खर्चे यही होते हैं। क्रेडिटर को पैसे देना, जिससे हमने रॉ मटेरियल खरीदा है, वो हमारा कौन है भाई? उधारा खरीदा जिससे रॉ मटेरियल, वो हमारा क्रेडिटर है। अब क्रेडिटर के पैसे देंगे, है ना? तो ये मेन खर्चा है बिजनेस का, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। और इनकम टैक्स पेड, ये बिजनेस का खर्चा है। और अगर ज्यादा पे कर दिया और बाद में रिफंड आया तो ये मेन रिसीविंग्स है। ध्यान दो बच्चों, ये जितनी चार बातें मैंने आपको बताई हैं, ये बिजनेस के ऑपरेटिंग इनफ्लोज हैं, मेन इनफ्लोज हैं। और ये जो चार बातें मैंने आपसे डिस्कस करी हैं, ये किसी बिजनेस के ऑपरेटिंग आउटफ्लोज हैं, मेन आउटफ्लोज हैं। शर्त है कि वो कंपनी मैंने कौन सी एज्यूम करी है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बच्चों मैंने एज्यूम करी। कौन सी कंपनी एज्यूम करी बच्चों? मैंने सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वहां पर एज्यूम करी है। तो ये मेन इनफ्लोज हैं और मेन आउटफ्लोज हैं किसी बिजनेस के। यहां तक की बातें मैं समझता हूं बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। ऑपरेटिंग इनफ्लो यानी मेन इनफ्लो, ऑपरेटिंग आउटफ्लो यानी मेन आउटफ्लो क्या है सर? ये है जो आपने पढ़ाया। शर्त है कंपनी कौन सी है? मैन्युफैक्चरिंग। कंपनी चेंज करो सर। अगर कंपनी फाइनेंशियल हो, अगर कंपनी फाइनेंशियल कंपनी हो, बैंक हो, कोई बैंक हो सर। बैंक कैसे सर? बैंक हो सर आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, ठीक है ना, एसबीआई हो। अब ये बैंकिंग कंपनीज हैं। इन बैंकिंग कंपनीज में मेन इनफ्लो क्या है और मेन आउटफ्लो क्या है? अब भाई ये बैंकिंग कंपनीज को ये वाला काम तो कर नहीं रही सर जी, धागा खरीदेंगे और धागे का कारपेट बनाएंगे ना भाई ना। बैंक में मेन इनफ्लो कहां से आएगा? सेल ऑफ सिक्योरिटीज। इन कंपनीज का मेन बिजनेस मॉडल क्या है? लोगों से पैसे लेना, उसको आगे पैसे देना, बिजनेसमैन को पैसे देना, उसमें इंटरेस्ट कमाना, ठीक है। ये मेन बिजनेस मॉड्यूल ये है इनका बैंकों का। और बिजनेस मॉड्यूल क्या है बेटा इनका? शेयर्स में डील करना, इन्वेस्टमेंट्स करना, अपने खुद के शेयर्स में नहीं, किसी दूसरी कंपनीज के शेयर्स में। अब जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, उसका मेन बिजनेस मॉड्यूल क्या है? शेयर्स खरीदने बेचने का, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट्स को बेचने का, खरीदने का, लोगों से डिपॉजिट्स पकड़ लेंगे,
किसी और को पैसा दे देंगे, उसमें ब्याज कमाएंगे, ये इनका मेन बिजनेस मॉड्यूल है। ठीक है ना, पैसा लेंगे 6% पे, आगे लोगों को देंगे 12% पे, 15% पे, तो जो डिफरेंस है इंटरेस्ट का वो इनकी इनकम है। ये बिजनेस मॉड्यूल है बैंकों का। तो बच्चों कहा गया है कि फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं वो उनका उनका मेन इनफ्लो कहां से आएगा? सेल ऑफ सिक्योरिटीज। सोचो, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह को बेचना, पैसा आएगा, ये इनका मेन इनफ्लो है। पैसा कहां जाएगा? परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। जब शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह को खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो ये क्या है? बिजनेस का आउटफ्लो। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? बिजनेस का इनफ्लो समझ में आ गया होगा, बिजनेस का आउटफ्लो भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, और जो ये पब्लिक से डिपॉजिट्स लेते हैं, अब मान लो हम चले गए बैंक में, हमने कहा भाई ये पैसे रख लो, बैंक के लाओ जी, आपका सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, लाओ हमें दे दो पैसे, हम बैंक में जमा करा के आ गए। बैंक के लिए क्या बेटा? इनफ्लो। कौन सा इनफ्लो? मेन इनफ्लो। बैंक का तो यही काम धंधा है, लोगों से डिपॉजिट्स लेने का और लोगों को, दूसरे लोगों को, प्रोड्यूसर्स को लोन्स एंड एडवांसेस देने का। तो बैंक का यस, ये इनफ्लो है, ये इनफ्लो है, ये आउटफ्लो है। मेन बैंक का मेन यही है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड लेना मेन इनफ्लो है और देना आउटफ्लो है। अब देखो, सुनने की बात समझना बच्चों, देखो यहां मैंने बोला हर शब्द का एक बढ़िया मीनिंग निकलता है यहां पे। अब जिस बच्चे ने इसको रटना है वो 1 मिनट में रट लेगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड इनफ्लो, इंटरेस्ट पेड आउटफ्लो। लेकिन गहरी बात समझने की कोशिश करो, वहां पे डिविडेंड नहीं लिखा हुआ, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड नहीं लिखा हुआ, रिसीविंग में डिविडेंड भी लिखा हुआ है। क्योंकि अगर बीइंग ए बैंक मैं कहीं पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो मैं पैसा किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स में लगा सकता हूं, तो उसके ऊपर मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। मैं किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में लगा सकता हूं, मुझे उस पर क्या मिलेगा? डिविडेंड। तो बीइंग ए फाइनेंशियल कंपनी आई कैन इन्वेस्ट इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर्स, एफडीज in other companies. So I'll get either as income interest or as income dividend, मुझे मिलेगा। लेकिन जब पेमेंट की बारी आएगी तो मैं दूसरे लोगों के डिपॉजिट्स जब एक्सेप्ट करूंगा तो खर्चा मैं किस फॉर्म में करूंगा? इंटरेस्ट की फॉर्म में। आप कहोगे सर क्यों, आप डिविडेंड नहीं दे सकते क्या? बेटा क्यों डिविडेंड दे सकता हूं मैं? डिविडेंड मैं किस पे दूंगा? अगर मैं एक बैंकिंग कंपनी हूं तो मैं डिविडेंड किस पे दूंगा? अपने खुद के शेयर्स, यानी मेरी खुद की कंपनी के शेयर्स में जिसने इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी उसको डिविडेंड दूंगा। और खुद के शेयर्स में, यानी एक कंपनी जब अपने शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पे करती है तो वो फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं होती, वो उसकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है। यानी खुद के शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पे करना ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। आइदर द कंपनी इज ए फाइनेंशियल कंपनी और इज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और इट इज ए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। अपने खुद के शेयर्स में डील करना, बेचना, खरीदना, उसके ऊपर डिविडेंड पे करना, ये फाइनेंशियल एक्टिविटी है। तीसरी तरह की एक्टिविटी है, मेरी बात समझना। टोटल कितनी एक्टिविटीज पढ़नी है हमने? ऑपरेटिंग, दूसरी इन्वेस्टिंग, तीसरी फाइनेंशियल। तो अपने खुद के शेयर्स में डील करना वो फाइनेंशियल एक्टिविटी है जो हमें अभी आगे आने वाले टाइम के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए यहां पर वर्ड सिर्फ क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट पेड, ना कि लिखा हुआ है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड। बिकॉज डिविडेंड पेड is the payment on shares, and the dealing in its own share is not an operating activity, it is a financial activity. इसलिए बच्चों डिविडेंड पेड नहीं आया हुआ, यहां पे सिर्फ इंटरेस्ट पेड आया हुआ है। तो बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मैं उम्मीद कर रहा हूं सबको समझ में आ गई होगी। और अब मैं एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे, सुनना जरा ध्यान से, देखते हैं कौन जवाब देता है। जो बच्चा जवाब देगा इसका मतलब वो पूरा अलर्ट होकर उसने मेरी बात को सुना है और दिमाग का सही इस्तेमाल भी किया है। मेंशन एनी ट्रांजैक्शन दैट इज क्लासिफाइड एज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन केस ऑफ ऑल काइंड ऑफ कंपनीज। आपको मुझे एक ऐसी ट्रांजैक्शन बतानी है जो हर कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। चाहे वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है,
चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, चाहे वो फाइनेंशियल या बैंकिंग कंपनी है, कोई भी कंपनी है, एक ऐसी चीज बताओ जो हर तरह की कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सैलरी पेड। वाह भाई संयम, आज तो तूने मन जीत लिया बाई गॉड, नाम बोल के। सैलरी पेड, एक्सीलेंट आंसर। अब सोचो बेटा, इसने जो जवाब दिया है, इसने क्या सोच के दिया है कि कोई भी कंपनी है अपने स्टाफ को सैलरी तो पे करेगी, समझ रहे हो? तो सुनो, लिखो आंसर, लिखो बेटा, वेजेस एंड सैलरीज पेड इन कैश, ठीक है, is a kind of operating activity. Either the company is manufacturing company, infrastructure company, banking company. सोचो बच्चों, आप ध्यान से जरा मन लगा के सोचो। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी स्टाफ तो रखा ही होगा अपना, सैलरी तो देती होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने भी सैलरी देनी होगी, और बैंकिंग कंपनी ने भी स्टाफ रखा हो, भाई सैलरी तो वो भी देंगे। यानी हर एक, किसी भी तरह का, अच्छा ट्रेडर हो, ट्रेडिंग कंपनी हो, किसी भी तरह की कंपनी हो, भाई स्टाफ को सैलरी तो हर एक ने देनी है। वेजेस एंड सैलरीज पेड टू स्टाफ, है ना, तो वो तो देना ही है। तो वो हर तरह की कंपनी के लिए बेटा कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ये हो गया हमारा पहला केस, पहला पॉइंट हमारा कि सर जी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है। ठीक है बेटा, जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने सारी डिटेल आपको बताने की कोशिश करी है, क्योंकि मैं इस चैप्टर में यकीन रखता हूं बेटा बेस बड़ा मजबूत होना चाहिए इस चैप्टर का, ताकि जब मैं इसके बड़े क्वेश्चन कराऊं, बिल्डिंग बनाऊं इस बेस के ऊपर, तो बेस जितना मजबूत होगा उतनी जल्दी से आप क्वेश्चन को सीख पाओगे। ठीक, अगली बात सीखो बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। दूसरी एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये वो एक्टिविटीज हैं, मैं सिंपल शब्द यूज करूं पहले, जो इन्वेस्टमेंट्स में डील करती हैं। यानी जो डिफरेंट कंपनीज हैं जहां जहां इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, इन्वेस्टमेंट्स में जितनी भी चीजें आ गई, सारी की सारी आ गई, अपनी खुद की एसेट्स को खरीदना, एसेट्स को बेचना, एटसेट्रा, ये सब जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनमें इनसे डील करने वाली जो एक्टिविटीज है बेटा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। अब इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जो पैसा आया वो इन्वेस्टिंग इनफ्लो है, और जो पैसा गया वो इन्वेस्टिंग आउटफ्लो है। आओ जरा देखते हैं क्या। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, हमने अपने बिजनेस की फिक्स्ड एसेट बेची, पैसा आया, इन्वेस्टिंग इनफ्लो है। और फिक्स्ड एसेट खरीदी तो पैसा गया। कैसी फिक्स्ड एसेट खरीदी सर? मशीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, ठीक है ना, आपने आपने फर्नीचर खरीदा, ये सभी कोई भी एसेट्स खरीदी तो पैसा गया, इन्वेस्टिंग आउटफ्लो है। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने किसी दूसरी कंपनी के, बेटा मेरी बात पे ध्यान देना, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में, अपनी खुद की कंपनी के शेयर्स में जब हम डील करते हैं ना, वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है। मैं 2-3 बार बोल चुका हूं, ये आपको बात दिमाग में बिठानी है। अपनी खुद की कंपनी के शेयर्स के बारे में बात अभी नहीं हो रही है। हम किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में, डिबेंचर्स में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जब, ठीक है, और हम उसको सेल करें इन्वेस्टमेंट को, तो पैसा आएगा। अब मान लो मैं बात कर रहा हूं यहां पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे कि मोंटे कार्लो, ठीक है, उस कंपनी ने क्या कर रखा था भाई, उस कंपनी ने भाई रिलायंस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी, और उन शेयर्स को बेच दिया तो पैसा आ गया। और शेयर्स अगर खरीद लिए हों तो पैसा चला गया। इसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग आउटफ्लो, उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग इनफ्लो। सिंपल है। और ठीक इसी तरीके से, पहले आउटफ्लो पे बात करता हूं, कैश एडवांसेस एंड लोन्स मेड, हमने अपने बिजनेस में से किसी दूसरे बंदे को लोन दिया है, किसी दूसरी, ठीक है, कंपनी को, किसी दूसरे के बिजनेस को लोन्स और एडवांसेस दिए हैं, तो बेटा इन्वेस्टमेंट करी है ना हमने उसके बिजनेस में। लोन अगर मैंने किसी को दिया तो मेरे बिजनेस की एसेट बन जाएगी, तो मेरे बिजनेस की एसेट बन जाएगी, ठीक है ना। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एसेट्स को ही डील कर रहे हैं हम लोग। तो अगर हमने कैश एडवांसेस एंड लोन मेड करें टू थर्ड पार्टी तो पैसा गया। किसी को मैंने लोन दिया, पैसा गया। अपना दिया हुआ लोन वापस लिया तो पैसा आया। समझ आ गया बेटा?
तो लोन एंड एडवांस दिए, मेड, सो इट इज कैश आउटफ्लो। लोन एंड एडवांस की रिसिप्ट वापस ली, रिपेमेंट लिया, इट इज इन्वेस्टिंग इनफ्लो। और अगर मैंने किसी दूसरी कंपनी में जोन सी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है हमने, वहां इन्वेस्टमेंट्स पे जो रिटर्न आएंगे, जैसे हमने अगर किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद रखे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रखी है हमने, तो उसके ऊपर क्या आएगा बच्चों? इंटरेस्ट आएगा। हमने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसके ऊपर डिविडेंड आएगा। हमने किसी दूसरी हमने प्लॉट्स में, बिल्डिंग्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसके ऊपर रेंट आएगा। तो ये जो तीनों तरह की इनकम्स हैं बच्चों, ये किस पे आ रही हैं? इनकम्स जो हमने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, उन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ही रिटर्न आ रहे हैं ये। तो इन रिटर्न्स को भी क्या बोलेंगे? इन्वेस्टिंग इनफ्लो। बच्चों ये लास्ट चौथे पॉइंट पे ध्यान दें। हमने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, हमने इंटरेस्ट में, हमने डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, हमने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, हमने प्लॉट्स में, बिल्डिंग्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर रिटर्न आती है, तो इन्वेस्टमेंट पे आई हुई रिटर्न भी इन्वेस्टिंग इनफ्लो ही कहलाता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लगे हुए पैसे पे जो रिटर्न आएगा वो भी इन्वेस्टिंग इनफ्लो ही होगा। तो बच्चों ये 4 इन्वेस्टिंग इनफ्लो है और ये 3 इन्वेस्टिंग आउटफ्लो है। कौन सी कंपनी के? नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के। जब किसी कंपनी के बारे में स्पेशली कोई बात नहीं हो रही है तो दैट मींस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में बात हो रही है, जो इनपुट्स को आउटपुट में बदलती है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मेंशन एनी ट्रांजैक्शन व्हिच इज क्लासिफाइड एज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन केस ऑफ ऑल काइंड ऑफ कंपनी। आपको जवाब देना है एक ऐसी ट्रांजैक्शन का जो सभी कंपनी के लिए, सभी तरह की कंपनीज के लिए इन्वेस्टिंग ट्रांजैक्शन होगी। सोच के जवाब दे बेटा। लैंड एंड बिल्डिंग? नहीं जी, लैंड एंड बिल्डिंग की खरीद नहीं। सोचो बेटा सोचो, सर क्यों नहीं? लैंड एंड बिल्डिंग की खरीद क्यों नहीं? सुनो, लैंड एंड बिल्डिंग पे चर्चा करते हैं। मान लो मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो मेरी लैंड एंड बिल्डिंग की खरीद मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो जाएगी। लेकिन बच्चों मान लो मेरी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, लैंड एंड बिल्डिंग में तो मेरी मेन डीलिंग होती है, फिर प्लॉट्स को खरीदना बेचना ये तो मेरा रोज का काम है। तो अगर मैं लैंड एंड बिल्डिंग खरीद रहा हूं तो वो मेरी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अगर है तो वो मेरी कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? ऑपरेटिंग, क्योंकि वो तो मेरा रोज का काम है, वो तो मेरा मेन काम है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए लैंड एंड बिल्डिंग की खरीद इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऑपरेटिंग है। हमारा क्वेश्चन है जो हर कंपनी के लिए हर कंपनी के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो, हर तरह की कंपनी के लिए। परचेज ऑफ फर्नीचर? नो, नहीं जी संयम नहीं। लैपटॉप? नहीं राधिका। क्यों? क्यों सर क्यों नहीं? देखो, अगर हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो हो सकता है हमारा फर्नीचर का ही काम हो। मैं ट्रेडर हूं, सोचो मैं ट्रेडर हूं तो मैं फर्नीचर खरीद रहा हूं, तो इसका मतलब मेरी तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गई। अगर एक ट्रेडिंग कंपनी है, मान लो मेरा गोडाउन है नीलकमल की चेयर्स का, मैं दिल्ली से नीलकमल का स्टॉक उठा के लाता हूँ, यहाँ पानीपत में ट्रेड कर देता हूँ, बेच देता हूँ, तो मेरे लिए ये मेन एक्टिविटी है। तो मेरी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई फर्नीचर को खरीदना और उसको बेचना, ये तो मेरी फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। तो इसलिए नहीं सर, फर्नीचर की खरीद नहीं है। बताओ सर, और बताओ बेटा, और बताओ, जवाब दो, दिमाग लगाओ। हर कंपनी के लिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होनी चाहिए, हर कंपनी के लिए वो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होनी चाहिए। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल? गलत, ये तो मेन काम है भाई। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए मेन काम धंधा क्या है? धागा खरीद के उसका कारपेट बनाना। तो अगर वो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये तो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, रोज का काम है उसका। इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट। लगाइए बच्चों, दिमाग लगाइए, पूरा दिमाग चलाइए, इस चैप्टर में दिमाग लगाना है। गवर्नमेंट के शेयर्स नहीं भाई नहीं। गवर्नमेंट के शेयर, अगर मेरी फाइनेंशियल कंपनी है तो शेयर्स में खरीदना, शेयर्स को बेचना, ठीक है, मेरी कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर मान लो मैं बैंक हूं, आईसीआईसी बैंक, ठीक है, उसके लिए मेन काम धंधा यही है, शेयर्स को बेचना, शेयर्स को खरीदना। इन्वेस्टमेंट थोड़ी है उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है।
लगाओ दिमाग लगाओ, हर कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन। बेटा बैंक के लिए तो रोज का काम है लोन लेना देना, बैंक के लिए ऑपरेटिंग होगा लोन को लेना देना? नो, बैंक के लिए रोज का काम है लोन लेना लोन देना, बैंक के लिए इट्स नॉट। लाओ मैं जवाब देता हूं, हो गया भाई सबका? कोई रह गया हो, किसी की कोई तमन्ना रह गई हो तो बेटा वो बोल सकता है, बच्चा जवाब दे सकता है, देखते हैं कौन जवाब देता है, और नहीं तो फिर मैं बताता हूं। चलिए मैं बताता हूं, और देखो आप सब लोग सेटिस्फाइड हो गए मेरे आंसर से। परचेज ऑफ बिल्डिंग, शांत 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 शांत। आप में से कहीं बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हो, शुरू शुरू में यही जवाब दिया था हमने, क्या बात कर रहे हो, ऐसे ही 5 मिनट वेस्ट कर दिए। बेटा सुनो, परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर ओन ऑफिस या फैक्ट्री एटसेट्रा। अब मान लो हमारी कोई कंपनी है, उसने खुद की ऑफिस या बिल्डिंग के लिए खुद की ऑफिस या फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग खरीदी है, ठीक है बेटा? आप सोचो ये हर तरह की कंपनी के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आप बिल्ड फैक्ट्री खरीद रहे हो, तो इनपुट को आउटपुट बदलने के लिए फैक्ट्री खरीद रहे हो, आपने एक इन्वेस्टमेंट करी है बिल्डिंग के अंदर। अगर आपका एक ट्रेडिंग कंपनी है तब भी ये आपकी इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के अंदर। अगर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, आपको कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का तो रोज का काम है बिल्डिंग को खरीदना बिल्डिंग को बेचना, मान गया मैं, लेकिन कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अपने खुद के ऑफिस को थोड़ी ना बेच देगी। सोचो आप सोचो, मान लो मैं कोई कंपनी है, मान लो लार्सन एंड टुब्रो, ठीक है, जिसका मैंने नाम अभी लिया था अंसल्स, उन्होंने अपना ऑफिस सेट किया अपने क्लाइंट्स को देखने के लिए, क्लाइंट्स को बिल्डिंग वगैरह दिखाने के लिए, वहां पर उन्होंने पूरा स्टाफ लगाया। अब उनके खुद के ऑफिस का कस्टमर आ गया, सर ये बताओ अपना खुद का ऑफिस कितने का बेचोगे? बेटा बेच देंगे क्या अपना खुद का ऑफिस? हाँ जी जवाब दो बेटे, क्या कोई बंदा अपना खुद का ऑफिस भी बेच देगा? उसका रोज का काम है बिल्डिंग को बेचना खरीदना, ठीक है? आप एक क्या कहते हैं वो, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर्टी डीलर हो, आप एक प्रॉपर्टी डीलर हो, आपने खुद अपनी एक बिल्डिंग बनाई, प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस बनाया, एक बंदा आया, सर आपका ऑफिस ही पसंद आ गया हमारे को, कितने रुपए का दोगे बताओ? हाँ बेटा, एक नॉर्मल, ठीक है आप कहोगे सर कोई कोई बंदा बेच भी देगा, भाई देखो हम एक्सेप्शनल लोगों की बात नहीं करते, ठीक है, लेकिन एक बंदा अपने खुद का ऑफिस थोड़ी बेच देगा, वो कहेगा भाई तेरे को 10 दुकानें और दिखा दूंगा, तू मेरी दुकान क्यों खरीद रहा है, मैं तेरे को दुकान बताने की बात कर रहा हूं, ठीक है? बात समझ में बेटा, सेटिस्फाइड हो गए आंसर से? सो परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर ओन ऑफिस एंड फैक्ट्री, भाई आप कोई कंपनी ले लो, देखो बैंक ले लो, बैंक ने एक बिल्डिंग खरीदी अपने स्टाफ के लिए, वो उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए भी इन्वेस्टमेंट है, हर तरह की कंपनी के लिए ये कौन सी एक्टिविटी होगी बच्चों? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। आप सब लोग मेरे ख्याल से इस आंसर से सेटिस्फाइड होंगे। चलिए तीसरी और आखिरी एक्टिविटी पे बात करते हैं बच्चों, फाइनेंशियल, अपनी खुद की कैपिटल में डील करना। कैपिटल कैसी सर? खुद के शेयर्स, खुद के शेयर्स, यानी मैं अगर टाटा कंपनी हूं तो टाटा कंपनी जो शेयर्स इशू कर रही है, मैं आईसीआईसीआई बैंक हूं तो आईसीआईसीआई बैंक अपने जो शेयर्स इशू कर रहा है उसमें डील करना, ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंदर आती हैं बातें। आओ जरा पढ़ते हैं बात। दिस एक्टिविटी इज रिलेटेड टू चेंज इन कैपिटल एंड बोरोइंग, लोन्स में भी, इनफ्लो एंड आउटफ्लोज ऑफ शेयर्स, डिवेंचर एंड ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म लोन। अब पैसा कहां से आएगा? अगर एक कंपनी अपने खुद के शेयर्स इशू करती है, सर इनफ्लो है। अगर एक कंपनी अपने खुद के डिबेंचर्स इशू करती है, कैश में, इनफ्लो है। लोन लोगों को देती है, देती नहीं सॉरी, लेती है, लॉन्ग टर्म लोन लोगों से लेती है, इनफ्लो है। अभी चौथे पॉइंट पे बात नहीं कर रहा, 3 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब इन तीनों में उस कंपनी की पेमेंट कहां पे होगी? जब शेयर्स को रिडीम करेगी एक कंपनी, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स तो पैसा गया, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स तो पैसा गया, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, जो लोन लिया हुआ है उसकी रीपेमेंट करी तो भी पैसा गया, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन पैसा गया। और इसके अलावा अब चौथे पॉइंट पे बात कर रहा हूं,
इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। इस पॉइंट को समझना जरा, चौथे पॉइंट को। जब एक कंपनी का बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बढ़ जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस का बढ़ना इज वाई इनफ्लो। बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या? मान लो मैंने पहले बैंक को 10,000 रुपए देने थे ओपनिंग बैलेंस, आज मैंने बैंक को 30,000 रुपए देने हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने बैंक के 20,000 रुपए और इस्तेमाल करे हैं। बात को समझो मैंने क्या बोला। मेरा पहले बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 का था, आज मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000 का है, तो मैंने बैंक से 20,000 रुपए और इस्तेमाल करें, दैट इज व्हाट इनफ्लो। तो इंक्रीज इन बैंक ओडी मतलब इनफ्लो, एंड डिक्रीज इन बैंक ओडी मतलब क्या? आउटफ्लो। पैसा गया वहां पे, पैसा गया वहां पे। और अगर मैंने खुद की, जैसे मैंने बताया, खुद की कंपनी के शेयर्स में डील करना, तो अगर खुद की कंपनी के शेयर्स में डील कर रहे हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज में, तो उसके ऊपर डिविडेंड भी पे कर रहे हैं। अपनी खुद की कंपनी के शेयर्स पे डिविडेंड पे करूंगा, अपनी खुद की कंपनी के डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करूंगा, तो ये डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड, ये दोनों भी कौन सी एक्टिविटीज है बच्चों? फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं। क्योंकि खुद के शेयर्स और खुद के डिबेंचर्स में डील करना कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंशियल। तो उसके ऊपर पेमेंट करना भी कौन सी एक्टिविटी है बच्चों? सर वो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है। बच्चों ये भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज भी सबकी समझ में अच्छे से आ गई होंगी। अपने खुद के शेयर्स का इश्यू, रिडम्पशन, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, लोन, लॉन्ग टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, इन सब की डीलिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है। अब फिर से एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, एक ऐसी ट्रांजैक्शन बता दें जो हर तरह की कंपनी के लिए फाइनेंशियल एक्टिविटी है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, चाहे वो ट्रेडिंग कंपनी है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, और चाहे वो बैंकिंग कंपनी है। आपको जवाब देना है ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो हर तरह की कंपनी के लिए फाइनेंशियल है। सो टेकिंग लोन, लोन का लेना नहीं बेटा, मन्नत नहीं, क्योंकि लोन का लेना बेटा एक बैंक के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, लोगों से डिपॉजिट उठाना, ठीक है ना। एक बैंक है, उसका तो रोज का काम है लोगों से लोन लेना देना, ठीक है, उसकी तो ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन होगी। और सोचो आपकी ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन में मैंने ये लिखी हुई है बात, ये देखो, ये देखो, ये पहली एक्टिविटी है ना, ये देखो, इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ये देखो, ये लोगों से लोन ले रखा है हमने, ये कौन सी एक्टिविटी है फाइनेंशियल कंपनी के लिए? ऑपरेटिंग। तो नहीं बेटा, ये आंसर गलत है। तन्नू कह रही है शेयर्स, बेटा क्या शेयर्स? थोड़ा ओके, यस, तन्नू इज राइट। एक कंपनी जब खुद के शेयर्स को इशू करती है, समझो बेटे बात को, आंसर लिख दूं एक बार फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। इशू ऑफ ऑन शेयर्स is a financial activity for all kind of companies। चाहे वो ट्रेडिंग कंपनी है, उसने अपनी कंपनी के शेयर, उसने अपने खुद के शेयर्स इशू करे, फाइनेंशियल है। मैन्युफैक्चरिंग है, उसके लिए भी। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी भी अपने शेयर्स इशू करती है, सोचो आप, अंसल, एल्डिगो, लार्सन एंड टूब्रो कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है। और एक बैंक भी तो अपने शेयर इशू करता है भाई। आईसीआईसी बैंक के शेयर्स नहीं होते क्या? होते हैं। एचडीएफसी बैंक के शेयर नहीं होते? होते हैं। अपने खुद के शेयर्स को इशू करती है जब कोई कंपनी, तो हर तरह की कंपनी के लिए वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं। बच्चों बात को समझने की कोशिश करो। किसी को ये तो नहीं लगता सर आईसीआईसी बैंक के लिए रोज का काम है? बच्चों तो मैं डिफरेंस बता दूं आपको, आईसीआईसीआई बैंक के लिए रोज का काम, एचडीएफसी बैंक के लिए रोज का काम, अपने खुद के शेयर्स को इशू करना रोज का काम नहीं है। किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स को खरीदना और बेचना रोज का काम है। बात को समझने की कोशिश, डिफरेंस है दोनों बातों में, डिफरेंस है दोनों बातों में। जब आईसीआईसीआई बैंक का काम धंधा क्या है? सिक्योरिटीज को बेचना खरीदना। आईसीआईसीआई बैंक जब एचडीएफसी खरीद रहा है शेयर्स, आई मीन शेयर्स, एचडीएफसी के शेयर्स खरीद रहा है, तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है शेयर्स में। मैं उसको फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं कह रहा, मैं उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी नहीं कह रहा, मैं उसको कौन सी एक्टिविटी कह रहा हूं?
ऑपरेटिंग एक्टिविटी कह रहा हूं, क्योंकि उस बैंक के लिए रोज का काम है शेयर्स को बेचना, शेयर्स को खरीदना, उसके लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। किसी दूसरी कंपनी के लिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। लेकिन मैं बात इस टॉपिक पे कर ही नहीं रहा कि हम किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। हम बीइंग ए बैंक अपने खुद के शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो अगर हम बैंक हैं तब भी हमारी शेयर कैपिटल बदल रही है, उससे बिल्कुल बदल रही है। इशू ऑफ शेयर या रिडम्पशन ऑफ शेयर, इससे हमारी खुद की शेयर कैपिटल चेंज हो रही है ना। तो ये चाहे हमारी जो है ट्रेडिंग कंपनी है, चाहे इन्वेस्टिंग कंपनी है, चाहे हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, और चाहे हमारी फाइनेंशियल कंपनी है, बेटा हमारी कोई सी भी कंपनी है, अगर हम अपने खुद के शेयर इश्यू करते हैं तो ये हमारी कौन सी एक्टिविटी होगी? फाइनेंशियल एक्टिविटी होगी। बोलो बच्चों, ये तीसरी एक्टिविटी भी आपकी समझ में आ गई? जल्दी से मुझे एक बात बताओ कि क्या आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई हैं? किसी को भी डाउट हो तो पूछो, नहीं तो एक बार यहां तक डन करके बताओ, ताकि मुझे ये पता लगे कि यहां तक के टॉपिक आपको क्लियर है। क्योंकि आज हमने जो बातें पढ़ी है बेटा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मेन है। ठीक है, तो बताइए जरा एक बार मुझे कि क्या सबको डन है? जल्दी से बताएं। ओके, और जल्दी बताओ भाई, डन और डाउट लिखने में इतनी देर थोड़ी लगती है, फटाफट बताओ। ओके ओके, और भेज दूंगा मन्नत, पीडीएफ भेज दूंगा। कल तुम्हारी फाइल यहीं रहेगी, कल तुम आई भी थी, मेरे को फाइल भी देने ध्यान नहीं रही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल भी तो आओगी इको का टेस्ट, कल दे दूंगा बेटा फाइल, पीडीएफ में आज सेंड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, डन है? तो आज आपका काम क्या है वो सुनो, ध्यान से सुनो। अगर आज तुमने काम नहीं किया तो समझ लो आज ये चैप्टर तुम्हारी आज ही पहुंच से दूर हो जाएगा। ये बात ध्यान से समझ लो, आज अगर तुमने काम नहीं किया तो आज ये चैप्टर तुम्हारा खत्म, फिर नहीं समझ में आएगा। मैं सच में सीरियसली बोल रहा हूं। और अगर आज तुमने काम कर लिया तो 8 नंबर तुम्हारी जेब में आ गए, मैं सच में सही बोल रहा हूं। तो सुनो आज क्या करना है, देखो आज आपको कितना बढ़िया काम करना है। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस एज बीइंग टू, बिलोंगिंग टू। आपको क्या बताना है? एक एक ट्रांजैक्शन को पढ़ना है और उसकी एक्टिविटी बतानी है कि कौन सी एक्टिविटी में आएगा आपके हिसाब से, और वो इनफ्लो है या आउटफ्लो। जैसे फॉर एग्जांपल कैश सेल्स, कैश सेल्स, जरा जवाब लिख के बताना। देखो बेटा किस किस को क्या क्या बात समझ में। कैश सेल कौन सी एक्टिविटी है और इनफ्लो है या आउटफ्लो है? बताओ जरा एक बार, देखते हैं कौन बच्चा सही आंसर देगा। मन्नत बोल रही है इनफ्लो। बेटा एक्टिविटी का नाम बताओ ना, बेटा एक्टिविटी का नाम बताओ। 3 एक्टिविटीज हमारे पास, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल, वो भी बताओ। ओके वेरी गुड मन्नत, मन्नत इज गुड, राइट, वेरी गुड राधिका, राइट यू आर ऑल्सो। और मैं इनके आंसर को डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, बाकी सब बच्चे भी अपना आंसर दें। नो तन्नू गलत, इट्स नॉट कैश इक्विवेलेंट्स बेटा, नो इट्स नॉट कैश इक्विवेलेंट्स, इट इज ऑपरेटिंग इनफ्लो। पैसा आ रहा है और कैश सेल किसी के बिजनेस की मेन एक्टिविटी है, इट इज एन ऑपरेटिंग इनफ्लो। अच्छा आप कहेंगे सर ये बैंक के बारे में तो बात नहीं कर रहे। बेटा जब तक आपको बैंक नहीं बोला जाता तब तक आप अपने हिसाब से बैंक एज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन, जब तक आपको बैंक नहीं बोला जाता तो आप कौन सी कंपनी मान के चलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग। एक और ले लो, इनकम टैक्स पेड के बारे में बताओ बच्चों, कौन सी एक्टिविटी लगती है आपको? इनकम टैक्स पेड, फटाफट जवाब जल्दी से। राधिका पूरा आंसर लिखो, वेरी गुड, वेरी गुड, और वेरी गुड तन्नू, शाबाश, वेरी गुड मन्नत, वेरी गुड, एवरीबडी इज राइट, एवरीबडी इज राइट, एवरीबडी इज राइट, यस इट इज ऑपरेटिंग आउटफ्लो, वेरी गुड बच्चों। सेल ऑफ मशीनरी, 4th पॉइंट पूछ रहा हूं, सेल ऑफ मशीनरी के बारे में बताएं। सेल ऑफ मशीनरी, व्हाट आंसर इज दिस? सेल ऑफ मशीनरी, ओके, अमन सही कह रहे हैं। इन्वेस्टिंग, बेटा आधा आंसर हुआ इन्वेस्टिंग, आधा आंसर हुआ इन्वेस्टिंग, पूरा आंसर बोलो। वेरी गुड राधिका, सेल ऑफ मशीनरी, इन्वेस्टिंग इनफ्लो, शाबाश अमन, वेरी गुड, इन्वेस्टिंग इनफ्लो। मैं समझ रहा हूं कि अब आप लोगों को समझ में आ गया है कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे देने हैं।